वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीति और आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध की उत्पत्ति, यानी कि शीत युद्ध की स्टार्टिंग जो थी वो कैसे हुई थी। तो शीत युद्ध का जो दौर था वो सन 1945 से स्टार्ट होकर 1991 तक था। शीत युद्ध की उत्पत्ति जो थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हो गई थी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही शीत युद्ध जो है आरंभ हो गया था। ये दो देशों के बीच में हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ जो है वो यूएसएसआर के नाम से भी लिखा जाएगा या कभी बार सोवियत रूस के नाम से भी आए, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, सब एक ही चीज़ है। फिर शीत युद्ध जो थी वो सब मतलब अमेरिका और उसके बीच में थी। ये जो थी एक तरीके का शीत युद्ध जो था वो वैचारिक मतभेद था, यानी कि आइडियोलॉजिकल वॉर थी, ये कोई एक्चुअल वॉर नहीं थी। इनके इसमें सिर्फ वैचारिक मतभेद थे और ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर हर टाइम ये शंका बनी रहती थी कि कौन पता नहीं कहाँ से किसके ऊपर अटैक कर दे। जो हम सबसे ज़्यादा हमने 12th क्लास में पढ़ा होगा, क्यूबा मिसाइल संकट। तो यही सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, इनके अंदर वैचारिक मतभेद बने हुए थे, लेकिन एक्चुअल वॉर नहीं हुई। ये सबसे अच्छी चीज़ थी। इनकी तृतीय विश्व युद्ध होने से शीत युद्ध ने रोक लिया था। ये गर्म युद्ध नहीं था, शीत युद्ध था। गर्म युद्ध की संज्ञा दी जाती है प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड विश्व युद्ध को, जिसमें हथियारों का इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं विश्व जो था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो प्रॉपर विश्व युद्ध था वो दो गुटों के अंदर बंट चुका था। एक गुट थे अमेरिकी राज्य जो थे पश्चिमी यूरोप और वगैरह, जिसके अंदर आते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, कनाडा, ये सब जो थे ये आते थे अमेरिका के अंदर। दूसरी तरफ जो था सोवियत संघ के अंदर था पूर्वी यूरोप, जैसे कि हम लगा सकते हैं पूर्वी जर्मनी हो गया, चीन हो गया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रूस, पोलैंड। चलो रूस तो था ही, सोवियत रूस संघ तो वो बात ही अलग है। क्यूबा हो गया, ये सब जो थे ये सोवियत संघ के बीच में आते थे। ये जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध का फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड यूज हुआ था शीत युद्ध, ये 1947 में करा था बेनेट ब्रूड ने। उन्होंने यूज़ करा था। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के दौरान ये चर्चा करी थी कि एक हिसाब का शीत युद्ध है, इनकी कोई भी प्रॉपर रूप से एक दूसरे पे हमला नहीं कर रहा, लेकिन वैचारिक मतभेद चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसको शीत युद्ध का नाम यानी शीत युद्ध की संज्ञा दी थी। नाम याद रखिएगा, बेनेट ब्रूड। अब ये जो दो महाकाय संगठन थे, इन्होंने दो जो थे सैनिक संगठन भी बनाए थे, अपने सैनिक संधियां भी करी थी। सैनिक संधियों में जो अमेरिका की सैनिक संधि थी वो हम नाटो पैक्ट के नाम से जानते हैं, जो अमेरिकी गुट ने करी थी, और वहीं पे जो सोवियत गुट ने करी थी हम उसे वार्सा पैक्ट के नाम से जानते हैं। और जो अमेरिका थी वो प्रॉपर रूप से पूंजीवादी व्यवस्था थी, यानी कि वो प्रॉपर रूप से पूंजीवादी व्यवस्था थी। वो क्या सबसे ज़्यादा अपनी पूंजी को बढ़ाने के ऊपर, अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के ऊपर ज़ोर देते थे। उनका ये मानना था कि हम अगर हमारी इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेंगी तो हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सकता है। वहीं पे अगर हम देखें सोवियत संघ, तो सोवियत संघ साम्यवादी देश था, यानी कि कम्युनलिज्म था। वो अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा प्रेफर देते थे कि हमारी कम्युनिटी ग्रो होनी चाहिए। और सबसे जो मेन बात जो थी सोवियत संघ की, उसके अंदर क्या था कि पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता था, जितनी आपकी काबिलियत है आपको उसके हिसाब से पे मिलती थी, उसके हिसाब से आप अपनी फैमिली को आगे लेके जा सकते थे, आप नीड्स पूरी कर सकते थे उसी हिसाब से। जैसे अब भी हम देखते हैं कि जो जिस पोस्ट पे होगा उसकी उतनी ही वैल्यू होती है। लेकिन सोवियत संघ में क्या था कि आप किसी भी पोस्ट पे हो, आपकी सैलरी इक्वल है, चाहे एक मिस्त्री हो और एक कंपनी का सीईओ हो, तो सैलरी सबकी इक्वल है। तो यहाँ पे भी एक जो था सोवियत रूस के गिरने की सबसे बड़ी व्यवस्था मतलब कारण जो था वो ये भी बना था कि आर्थिक कारणों के अंदर ये सबसे मेन कारण था, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बदतर होती जा रही थी। अब वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, जिसे हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं या सोवियत रूस के नाम से जानते हैं। यूएसए सबको पता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब क्या था, शीत युद्ध की जब उत्पत्ति हुई
तो इसके ऊपर 4 तरीके की जो व्याख्या की जाती है, यानी कि 4 तरीके के इतिहासकार जो हैं वो अपने अपना अलग अलग रूप से वर्णन करते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग शीत युद्ध ये है, हमारे अकॉर्डिंग शीत युद्ध ये है। यानी कि हर इतिहासकार, हर लेखक अपने जो व्यू है वो अलग तरीके से देता है शीत युद्ध के ऊपर। तो यहाँ पे जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध की जो अलग अलग उत्पत्तियों की व्याख्या की गई है उनको हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है। पहला हिस्सा जो है वो है परंपरागत व्याख्या। परंपरागत व्याख्या के अंदर क्या है कि शीत युद्ध की जो व्याख्या की गई है, इसमें बेसिकली ये जो व्याख्या हुई थी परंपरागत व्याख्या, ये 1947 से 60 के बीच में जो इतिहासकार थे उन्होंने करी थी। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो स्टालिन था वो प्रॉपर साम्यवादी विचारों का था, वो अपनी साम्यवादी नीतियों का प्रसार कर रहा था लगातार। और जो पूर्वी देश जो थे उनको उनकी मर्जी के विरुद्ध ही अपने देशों के अंदर शामिल करा गया था, यहाँ तक कि रूस को भी। तो वो कहते हैं कि ये प्रॉपर रूप से आक्रामक नीति थी, इनकी आक्रमण करने पे आ जाता था अगर कोई भी उनकी अंडर नहीं आता। तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली शीत युद्ध की स्टार्टिंग जो थी वो ये बता दी कि स्टालिन के कारण ये स्टार्ट हुआ। स्टालिन सोवियत संघ का पहला प्राइम मिनिस्टर था, यानी कि जो भी शासक था, पहला शासक था स्टालिन, वो था। तो प्रॉपर रूप से जो सोवियत रूस है उसे पूर्ण रूप से दोषी करार कर दिया गया शीत युद्ध आरंभ होने के लिए परंपरागत व्याख्या के दौरान। दूसरी जो था ये 60 से लेके 66 या 70 के बीच में ये जो व्याख्या करी गई है ये वो है संशोधनवादी व्याख्या। इसके अंदर क्या था कि इन्होंने अलग अलग, मतलब जब वियतनाम के अंदर एक छात्र आंदोलन हुआ था, उन्होंने अपने हितों के लिए, जो वहाँ के छात्र थे उन्होंने आंदोलन करा था, तो उसके अंदर उन्होंने बताया, उसी के अंदर जो था वाटर लैबर जो थे उन्होंने अपनी पुस्तक में इसके बारे में बताया है। वहाँ से कई नव वामपंथी जो छात्र आंदोलन हुआ था वियतनाम में, उससे कई नव वामपंथी इतिहासकार निकले, जिनमें से एक थे वाटर लूफर। उन्होंने अपनी पुस्तक अमेरिका, रशिया एंड कोल्ड वॉर, बुक का नाम है, ये आप याद रख लीजिएगा, में ये मतलब ये तर्क दिया था कि अमेरिका और जो सोवियत रूस है उन दोनों के बीच में शीत युद्ध स्टार्ट होने का सबसे मेन कारण था आर्थिक हित। दोनों अपने आर्थिक हितों को प्रबल बनाना चाहते थे। और कुछ नव वामपंथी ये भी कहते हैं कि जो अमेरिका का ट्रूमन सिद्धांत था वो भी इसका एक सबसे बड़ा कारण था। वो कौन सा था? वो निरोधक नीति बनाई थी ट्रूमन ने। तो वो कि जितना कि सोवियत रूस इस चीज़ को लेकर जिम्मेदार है उतना ही अमेरिका भी है। और दोनों देशों के अंदर नैतिक रूप से ही भ्रष्ट साम्राज्य संघ है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो रूस था, रूस तो सबसे पहले अपने आर्थिक हित देख रहा था, क्योंकि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद दोबारा संधियाँ करी जाती और विश्व के अंदर शांति बनाई जाती और सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में ये स्टार्ट नहीं होता शीत युद्ध, तो जिस हिसाब से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो था जर्मनी को कटहरे में खड़ा कर दिया गया था, उनके ऊपर सारे इल्ज़ाम लगा दिए गए थे, वैसे ही सोवियत संघ के ऊपर लगा दिए जाते। तो यहाँ पे सोवियत संघ ने अपने आर्थिक हितों को ध्यान रखा कि हमें अपनी आर्थिक नुकसान नहीं होने देना, और अपने आर्थिक हितों को प्रबल दिखाते हुए उन्होंने जो था वो संघर्ष जारी रखा। अमेरिका के साथ एक संघर्ष बन गया कि हमने अगर पोलैंड पे पहले आक्रमण करा था तो आपने भी एंड में परमाणु बम गिराए जापान के ऊपर। तो इस हिसाब से उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर लिए। वहीं पे जो अमेरिका की नीति थी निरोधक नीति यानी कि उसके अंदर वो किसी भी तरीके से बाउंड नहीं करना चाहते कि किसी भी चीज़ को, वो चाहते थे कि सब जो चल रहा है उसे चलने दें ताकि हमारी आर्थिक स्थिति और अच्छी होती जाए। वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनी। उसके बाद में हम आते हैं उत्तर संशोधनवादी व्याख्या। ये जो उत्तर संशोधनवादी व्याख्या है, ये जो इतिहासकार थे ये कम से कम 75 से लेके 91 तक दिखी है मे बी, उस हिसाब से, क्योंकि जिनका मुझे टाइम कंफर्म नहीं है कौन सी व्याख्या कौन सी ईयर में आई, तो इसलिए मैंने उनका टाइम लिमिट नहीं बताई कि कुछ गलत हो, उससे अच्छा ना ही हो। तो शीत युद्ध के जब आखिरी वर्ष चल रहे थे तो वही 75 से 91 के बीच में, तो जो हमने पहले संशोधनात्मक व्याख्या देखी थी उसके अंदर जो हमारे लीडर बने हुए थे
अब उनके अलावा नए लीडर हमारे ऊपर क्या है, वहाँ पे कौन थे, वहाँ पे हमारे थे वाटर लूफर, और यहाँ पे हमारे आए लुइस गदीज। लुइस गदीज, इन्होंने जो था इनके अंडर रह के कई संशोधनवादी शाखाओं ने अपने अपने विचार दिए हैं, नव इतिहासकारों ने इनके अंडर रह के अपना वो दिए। तो उन्होंने ये कहा था कि जो यूएसए और यूएसएसआर है, इनकी अमेरिका और सोवियत संघ है, उन दोनों के बीच में ये जो था ये मतलब वास्तविक झगड़ा नहीं था, इनकी एक्चुअल झगड़ा नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक था कि मतलब साइकोलॉजिकल चल रहा था इनके बीच में, कि है एक दूसरे के दिमाग में था कि ये मेरे खिलाफ है, उसे लग रहा था वो मेरे खिलाफ है। जैसे हम लोगों में भी कई बार फैमिलीज में भी जनरली हो जाता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो वही कह रहे थे कि एक हिसाब से मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में जो सबसे मेन जो दो चीज़ें थी वो थी घरेलू राजनीति और नौकरशाही। दोनों ही अपने विरोधाभास हितों के कारण जो थे सबको भ्रमित कर रहे थे। यानी कि घरेलू राजनीति यानी कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो नॉर्मल हमारी राजनीति चलती देश के अंदर वो थी, और दूसरी नौकरशाही जैसे ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं हमारे, उन्होंने कुछ इस तरह की खबरें फैलाई जिससे कि सब लोग भ्रम में आ गए और शीत युद्ध जैसे परिणाम हमें देखने को मिले। और वो कह रहे कि ये दोनों जो थे यूएसए और यूएसएसआर, ये लगातार एक दूसरे को गलत समझ रहे थे, और लेकिन गलत भी समझ रहे थे, लेकिन कोई ना कोई एक दूसरे के खिलाफ कोई कठोर कदम भी नहीं उठा रहे थे। यानी कि ऐसा भी नहीं कि तुमने मुझे गलत समझा तो तुमने कुछ स्ट्रिक्टली आके बोला या कुछ करा, नहीं, ये कोई अपना कठोर कदम नहीं उठा रहे थे, सिर्फ सिंपल सब कुछ चलता जा रहा था। यानी कि एक दूसरे की तरफ स्टिक नहीं हो रहे थे, कोई लड़ाई नहीं छेड़ रहे थे, कोई कुछ नहीं कर रहे थे, बट एक दूसरे की आर्थिक स्थिति को गिराने में लगे हुए थे। अगर हम देखें तो ये तीन जो थे ये मतलब इतने 40 साल का जो लिमिट रही हमारी, 40 से भी ज़्यादा सालों की, जिसके अंडर हम देख सकते हैं 46 ईयर में भी ये जो रहा शीत युद्ध का काल, तो उसके अंदर हमारे जो सबसे मेन चीज़ हमें देखने को मिलती है कि उस टाइम दोनों ही सोवियत रूस और अमेरिका दोनों ही परमाणु शक्तियाँ थी। इनकी दोनों ही काफ़ी बड़े देश थे, इनके पास काफ़ी हथियार थे, सब कुछ था, लेकिन इनका सबसे मेन जो मोटो बना शीत युद्ध का कि शीत युद्ध ने तृतीय विश्व युद्ध होने से रोक लिया, क्योंकि अगर तृतीय विश्व युद्ध हो जाता तो काफ़ी विध्वंस हो जाता, और एक परमाणु युद्ध होने से जो था शीत युद्ध के द्वारा रुक गया। यानी कि इतने टाइम से शीत युद्ध ने परमाणु युद्ध होने से रोक लिया उन दोनों शक्तियों के बीच में। वैचारिक तौर पे दोनों लड़ते रहे, बट परमाणु युद्ध नहीं हुआ। ये सबसे अच्छा जो एक रीज़न रहा शीत युद्ध का, ये यही था। उसके बाद में हम आते हैं, जब ये ख़त्म हो गया तो उसके बाद में उत्तर शीत युद्ध कालीन व्याख्या, यानी कि उत्तर शीत युद्ध इतिहासकार आए, ये जो थे इसमें लुइस गदीज कहते हैं। इसमें जो था कि शीत युद्ध के प्रभावों के ऊपर, व्यक्तिगत प्रभावों के ऊपर बात करते हैं, और जो लुइस गदीज है वो कहते हैं कि अगर स्टालिन को उसके पद से टाइम रहते ही हटा दिया जाता तो शायद शीत युद्ध आरंभ ही नहीं होता, जबकि अगर अमेरिका के शासकों को हटाया भी जाता तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता उस दिशा में, क्योंकि स्टालिन जो थे वो काफ़ी तानाशाही और आत्ममोही थे, और उनके कारण ही शीत युद्ध स्टार्ट हुआ। एक्चुअल में क्या था कि जो स्टालिन थे वो चाहते थे कि सोवियत संघ जो है, सोवियत रूस जो है वो पूरे विश्व में जाना जाए, सारे विश्व के लोग उन्हीं की बनाई हुई यानी कि साम्यवादी व्यवस्था का पालन करें। तो ये सब वो चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था, क्योंकि अमेरिका तो अपनी पूंजीवादी व्यवस्था को लेके खुश था, वहीं पे पश्चिमी यूरोप के देश भी उसी के साथ ही काफ़ी खुश थे। तो वो कहते हैं कि अगर टाइम रहते स्टालिन हट जाता तो शायद शीत युद्ध की नौबत ही नहीं आती, सब कुछ शांति से चलता रहता। उन्होंने अपनी तानाशाही के चलते और अपने आप को ही अच्छा साबित करने के चलते शीत युद्ध को स्थापित करके रखा है, इनकी उसे स्थायी रूप में लेके आए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो शीत युद्ध की उत्पत्ति के ऊपर, यानी कि शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसी हुई और उसके ऊपर नए नए इतिहासकारों ने कैसे क्या क्या वर्णन करा। कल हम प्रॉपर रूप से डिस्क्राइब करेंगे शीत युद्ध के कारण और शीत युद्ध व्यवस्था के क्या क्या था, कैसी व्यवस्था थी शीत युद्ध की, उसके स्टार्ट होने के पीछे मेन कारण कौन से थे,
कल हम उस चीज़ को लेके डिस्कशन करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दें जाते जाते, और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे कल।